elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. First phase, 1st October. First phase, issue of notification, 1st October. Last date of notification, 8th October. Scrutiny of nominations, 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature, 12th October. Date of poll, 28th October. Counting of votes, 10th November, but that will be for all the phases, right? देश में लोकतंत्र के पर्व को मनाने की तैयारी हो गई है। दीपावली के बड़े त्योहार से पहले लोकतंत्र का पर्व बिहार की जनता मनाएगी। चुनावों से पहले चुनाव आयोग के सामने कोरोना संक्रमण से बचाने की चुनौती होगी, तो उधर नीतीश कुमार के सामने सत्ता की चाबी बचा पाने की। हालांकि 2015 में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन में सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रही। लेकिन 2017 में जेडीयू ने गठबंधन को तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई। इसको लेकर अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने पहले लोकतंत्र का चीरहरण करके सरकार बनाई, वहीं एक बार फिर महागठबंधन को जनता जिताएगी। सुरजेवाला ने कहा कि इन चुनावों में मुद्दा रहेगा जो किसान का नहीं, वो किसी का नहीं। बिहार चुनाव में पिछली बार भी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीरहरण कर प्रजातंत्र का बिहार में जबरन सरकार बनाई थी। एक बार फिर बिहार की जनता कांग्रेस के गठबंधन को जिताएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हर वो आदमी, हर वो दल, हर वो व्यक्ति, हर वो सांसद और विधायक जो किसान और खेत मजदूर को धोखा देगा, उसको जनता सजा देगी। 2 लाइन की बात है जो बिहार के साथियों ने कही थी, वो राजस्थान में भी सच है और हरियाणा पंजाब में भी। जो किसान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। इस बात पर बिहार चुनावों की एक खास बात यह होगी कि इस बार चुनावों में लालू यादव चुनावी रण में नहीं होंगे, यानी लालू के देशी ठाठ के बिना राष्ट्रीय जनता दल चुनावों में आएगा, जिसमें तेजस्वी यादव वोटर के सामने चेहरा होंगे। वहीं कांग्रेस का साथ गठबंधन के तौर पर तेजस्वी को रहेगा, तो उधर मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार चुनावी रण में केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी के पिछले चुनावों में जनता से किए गए विशेष पैकेज के वादे को विपक्ष मुद्दा बनाएगा। उधर लालू ने तो सोशल मीडिया के जरिए पहले से ही एक नारा दे दिया है, 2020 हटाओ नीतीश। बिहार विधानसभा का चुनावी रण रोचक मोड़ पर होगा। 243 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 122 का बहुमत का जादुई आंकड़ा पाने के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। गठबंधन की कवायद सियासत में जारी है, लेकिन इस बीच अब देखना होगा कि क्या नीतीश को फिर मिलेगा मौका या तेजस्वी पर जनता का होगा भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
कंट्री में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कि ऐसे खास ऐलान का जिसपे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। 3 चरण में मतदान होंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएगा। किसकी मनेगी दिवाली, ये एक बड़ा सवाल है। ये चुनाव कई मायने में खास रहेगा। देश में ऐसा पहला चुनाव हो रहा है जो कोविड इफेक्ट के बीच हो रहा है। कोरोना का एक तरफ प्रभाव रहेगा। ये एक बड़ा चुनौती, बड़ा चैलेंज राजनीतिक दलों के सामने भी और प्रशासन और आयोग के सामने भी होगा कि कैसे चुनाव संपन्न होंगे। और सभी दलों को शुभकामनाएं, बिहार के मतदाता को शुभकामनाएं। एक नई तस्वीर वो बनाएंगे कि क्या नीतीश को वापस सत्ता सौंपेंगे या फिर गठबंधन में महाराष्ट्र की तरह की तो कोई भूमिका नहीं बनेगी, या फिर तेजस्वी बिना लालू के लालटेन जला पाएंगे। एक बड़ा सवाल ये है। चलिए, कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो बिहार के चुनाव में साफ दिखाई देंगे और देश की सियासत का असर भी पूरी तरह से वहां देखा जा सकेगा। चलिए, तो हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार की सियासत को बहुत नजदीक से देख रहे हैं ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, और भाजपा के प्रवक्ता पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम सागर जी, और राजस्थान कांग्रेस के लीडर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। बिना लालू के ये चुनाव होगा। लालू का बिहार की सियासत में एक अलग अंदाज, चाहे उनके हेयर कट स्टाइल का हो, चाहे उनके चुनाव प्रचार का हो, या फिर सामने वाले को जवाब कैसे देना है। लालू का ये बेशक विरोधी दल उसे खारिज करें उनके अपने स्टाइल को, लेकिन लालू स्टाइल सियासत के एक स्टाइल है। वो मुझे लगता है कि एक छाप है, वो बनी रहेगी। और दूसरी तरफ ये कोविड का एक इफेक्ट जो है उसके बीच ये मतदान होगा। तो किस नजरिए से देखा जाना चाहिए इस पूरे चुनाव को? देखिए, भारत की निर्वाचन आयोग ने आज जो कुछ कहा उससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने 3 चरणों में चुनाव तय करके और उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जो कोविड इफेक्ट से या बाढ़ के प्रभाव से बिहार जैसे प्रदेश में शायद चुनावों के लिए संकट बन गई। वो उनकी सारा एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। सुनील अरोड़ा को मैं सुन रहा हूँ, और आप तो जानते हैं सुनील अरोड़ा राजस्थान से ही गए हैं, तो चीफ आयुक्त तो बने, लेकिन अभी तक हमारा संबंध वैसे ही उनकी मनस्थिति के साथ में है जैसे पहले हुआ करता था। मुझे लगता है बड़ा उन्होंने सलीके से सारी चीज़ों को तय करके और ये चुनाव के लिए गए। दूसरी बात, ये चुनाव अपने आप में ये सिद्ध करेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ अपनी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां इस दौरान की हैं वो क्या वाजिब थी, सही थी। क्योंकि जितना ये जो लॉकडाउन के बाद में जैसा सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ बिहार का आदमी हुआ, वही हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में, खासतौर से खेतिहर मुल्कों में और पहाड़ी मुल्कों में, यानी हिमाचल में और श्रीनगर में से लेकर के इधर पंजाब में सारे बिहारी ही थे जो खेती का काम कर रहे थे, बाकी सारा सिलसिला देख रहे थे। वो जब लौटे हैं तो उनके सामने जिस तरह की दिक्कतें आई, शहरों से निकल करके गए तो दिक्कतें आई, उसका प्रभाव, और इस बार उनको वोट देने का मौका मिलेगा कि उन सब चीज़ों से परेशान हुआ है। उसके साथ साथ में जो नरेंद्र मोदी जी का जो अपना सिलसिला, जिस तरीके से वो अपना ओरा बनाते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, और जो एक खास किस्म का, जिसके लिए उन्हें अभी पहले दुनिया के 100 लोगों में जोड़ा भी है, लेकिन एक तंज भी कैसा गया है, एक खास जमात के लिए वो किस तरह का ख्याल रखते हैं और एक खास जमात के लिए वो किस तरह से पेश आते हैं, ये बातें भी कही है। तो मुझे लगता है कि उन सारी बातों का फैसला या एक पैरामीटर यहाँ से निकलेगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति के अगुवा हैं, वो कितने सही हैं या कितने गलत है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन होगा। लॉकडाउन का पता लगेगा, नोटबंदी का पता लगेगा, जीएसटी का पता लगेगा, छोटे किसान का पता लगेगा, किसान की जो वर्तमान नाराजगी उसका पता लगेगा। मुझे लगता है कि बड़ा रोचक होगा। और हिंदुस्तान में देखिए, ये जो हम लालू की वजह से बिहार को पहचानने की चेष्टा करते हैं, दरअसल बिहार में जातियों के माध्यम से पहचाना जाता है। लोग वहाँ पर अपने आप को बिहारी नहीं कहते, या तो यादव कहते हैं या कोई और जमात होती है, वो बोलते हैं, अपनी कम्युनिटी के माध्यम से पहचाने जाते हैं। कि राजनीति शास्त्रियों का अध्ययन है। तो हमने 2014 के वक्त में जब हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त मैंने नोट किया था, इसके भी सामने है। तो मेरा ख्याल है कि रोचक होगा चुनाव, बड़ा कांटे का होगा इन सारी सिचुएशन। बिल्कुल
जी, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बिहार में दिवाली किसकी मनेगी। तो चलिए, मैं राम सागर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार उनसे जानना चाहूंगा, ऋषिकेश, ये चुनाव लालू के बिना होगा और अभी भी क्या माना जाए कि बिहार के चुनाव में चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे? जी ऋषिकेश, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी ऋषिकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये चुनाव, दो बातें देखने को मिल रही हैं कि क्या यह चुनाव भी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा, बीजेपी या गठबंधन एनडीए का जो है उसकी ओर से, और बिना लालू के चुनाव लड़ा जाएगा तो महागठबंधन कितना टिक पाएगा? ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, बीजेपी से? सर, मैं ऋषिकेश जी से पूछ रहा हूं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गठबंधन एनडीए का गठबंधन है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर अलग दिया। सवाल और हम लोग मेरा अलग सवाल है सर, आपसे मेरा अलग सवाल। यहाँ सवाल यह है मेरा आपसे, आपकी बार का एनडीए का गठबंधन पिछली बार के गठबंधन से अलग होगा। पिछली बार आपके साथ मांझी थे, अभी उसका क्या करवट लेते हैं अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, और आप कह चुके हैं पहले से ही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। चेहरा तो बिहार का नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन काम का जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को भी हम लोग आगे रखेंगे, क्योंकि जब आप देखे होंगे कि 2010 का जब चुनाव हुआ था तो केवल एक इंजन की सरकार वहां थी, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। अभी जब हमारी सरकार है तो डबल इंजन की सरकार है और डबल रफ्तार से बिहार में काम हो रहा है, तो उसका जो परिणाम दिखाई पड़ रहा है, जहां भी विकास कार्य हो रहे हैं दुगने गति से विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे रेल के क्षेत्र में काम हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में काम हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में काम हो। तो जनता भी हमको अभी दुगने गति से हमको आशीर्वाद देगी और उससे बेहतर रिजल्ट होगा। 2010 का जो रिजल्ट था, जो आरजेडी को सिर्फ 22 सीट दिया था 243 में, और विरोधी दल का नेता का भी उसको मान्यता नहीं मिला था, उससे भी बड़ा झटका देने जा रहा है। क्योंकि उस समय लालू भी बाहर थे, अभी तो लालू जी होटबार जेल में हैं और उनका प्रभाव मंडल उनके पुत्र ही उनके छवि से अपने आप को आउट करके लड़ना चाह रहे हैं। आप बिहार के सड़कों पर जब होर्डिंग देखेंगे आरजेडी का, तो उससे लालू प्रसाद यादव को गायब कर दिया गया है, राबड़ी देवी को गायब कर दिया गया है, क्योंकि वो दो चेहरे अगर होते इनके होर्डिंग पे, तो फिर बीते दिनों का जो अपराध था, जो अपहरण था, जो लूटपाट मची हुई थी, जो अराजकता था, जो सड़कों में गड्ढे थे, वो सारे दिखाई पड़ते थे। इसलिए जब उनके चेहरे को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो जनता उनके चेहरे पर कहा सवाल ये करेगी। राम सागर जी, यहाँ बात केवल लालू और राबड़ी देवी की नहीं है सर। आपको नहीं लगता है कि राजनीति बहुत स्मार्ट है? अवसर के साथ पोस्टर बदल दिए जाते हैं। एक वक्त था अटल अडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, ये नारे बीजेपी लगाया करती थी। अब अटल जी और अडवाणी जी कहीं कितने हैं? तो आपको नहीं लगता है कि समय के साथ राजनीति बहुत जल्दी करवट बदलती है? नहीं, अब अभी भी हम लोग अटल अडवाणी जी का, हमारे ऑफिस आए, मीडिया सेंटर आए, तो जरूर देखेंगे कि अटल अडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सारे लोग आपको दिख जाएंगे। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। बिहार की सियासत 2015 को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो एक बड़ा गठबंधन के रूप में आपका आरजेडी का और जेडीयू का एक अलायंस था, और ये गठबंधन जो बना था उसमें एक बड़ी धर्म की बात थी। मैंने बहुत आलोचकों को देखा कि जो इलेक्शन के दरमियान लालू यादव नीतीश कुमार पे काफी कमेंट्स कस रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए तो राजनीति के पंडितों ने कयास लगाए कि अब मुख्यमंत्री लालू यादव बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे, क्योंकि सीट 73 थी लालू के पास में और 69 थी नीतीश कुमार के पास में। लेकिन लालू ने दोपहर बाद ही सारा साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। वो एक ऐसा धर्म था, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए कि
गठबंधन टूटते चले गए। अभी कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है कि क्या पोजीशन रहेगी, कैसे रहेगी, लेकिन आपकी पार्टी के प्रवक्ता जो है उन्होंने साफ कहा है कि हम समान विचारधारा के लोगों के साथ में अलायंस करेंगे। तो क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस बिहार में? योगेंद्र जी, बिहार की जो राजनीति है हर 5 साल में परिवर्तित हो जाती है। वहां पे पार्टी प्लस इंडिविजुअलिज्म चलता है। अब आप देखिए, हमारी पार्टी को तो इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, 27 सीटों तक पहुंच गई। और नीतीश कुमार जी को जो लॉस हुआ है, जो बुजुर्गियत नेताओं में कई लोग तो बुजुर्ग हो गए, तो वो अब नए युवा नेता चिराग पासवान और लालू जी के लड़के तेजस्वी ये लोग आ रहे हैं, ये अभी कितने जमते हैं और बुजुर्ग है नहीं। तो नीतीश कुमार को जो प्लस पॉइंट एक है, वे नेता वहां पे इंडिविजुअल एक नेता, बीजेपी के पास तो लीडरशिप क्राइसिस है, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इनके पास पिछली बार जो वोट आए थे बीजेपी के, वो मोदी जी की जो वेव चली थी उसमें मैक्सिमम आ चुके थे। अब जैसे ओम जी भाई साहब ने बताया, अभी श्रमिक कानूनों में परिवर्तन किया है, सबसे ज्यादा लेबर बिहार की है। आपके जितना भी किसानों का इन्होंने कल ही किसानों के साथ करा है, कितना भयंकर धोखा दिया है देश के किसानों को, सारे परिवर्तन कर दिए लॉज, ये सब चीजें बिहार में। तो बिहार जो है हजारों साल से पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया का पूरा एक वो है, उसमें आप देखिए आचार्य चाणक्य जी भी हुए हैं, इसलिए वहां की जनता पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो एक एक चीज को नोट करती है। आप अब ये चिराग पासवान जी अलग पार्टी अपने 143 सीटें मांग रहे हैं, अलग खुद लड़ना चाह रहे हैं, इनके गठबंधन का आगे आगे मैं कह नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को जो लॉस होगा, उन्होंने जनता परिवार करके लालू जी के साथ चुनाव लड़ा, लालू जी ने उसको सेक्रीफाइस किया और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो जनता भूली नहीं है आज की। ये तो हो गए पॉलिटिकल चीजें। जो आर्थिकी खराब भारत की हुई है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से, वो बिहार का आदमी जो रेल से कट के मर गया, पैदल चला धूप की गर्मी में, लू में, जगह जगह उनके साथ। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, मिनिस्टर ने वहां से कोटा से जो शुरू किया राजस्थान में, गहलोत जी ने कोटा से जो खेल खेला, वो पूरे देश में उस गंदे खेल को आपने प्रचारित किया। आप भी और बोल नहीं पाओगे, मैं बीच में भेज करके रोहित जी भेज करके मजदूरों को आपने सताया था, हमारी पार्टी सरकार ने नहीं करवाई थी। इस बात को आप ध्यान रखें। और हमारे मजदूर जो अभी आए हैं बिहार से, 40 लाख मजदूरों का जो हमने स्वागत किया है, जैसे बारातियों के लिए जो स्वागत होता है, एक मजदूर पर हमने सिर्फ 500 रुपया। वरुण पुरोहित जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आप ही के पास लौटूंगा। डॉक्टर वरुण पुरोहित अपनी बात पूरी कर लेते हैं, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। इनका बिल्कुल एक्सपोजर हो रहा है पूरे देश के सामने, इसलिए चिल्लाने लगते हैं दूसरे के बीच में। मैं तो नहीं बोला इनके बीच में, जब इनका एक्सपोजर हो रहा है तो इसलिए बात रेगुलर करिए। डॉक्टर साहब आपके पास आपस में एक बार वरुण पुरोहित जी को जरा पूरी बात हो जाने दीजिए। जी वरुण जी। हमारी पार्टी इसलिए मजबूत है कि हमने पिछले 1 साल में संगठन को बहुत मजबूती दी है। हमारे पास में शत्रुघ्न सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे शकील अहमद वापस कांग्रेस में, तारिक अनवर जी मुख्य धारा में आ चुके हैं, और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई बहुत ज्यादा ढंग से वहां पे हर जिले में लगी हुई है। अब जो गठबंधन हमारा होगा उसमें आप देखिएगा, कांग्रेस सारी पार्टियों को तो है अपना अस्तित्व बचाना, कि हमारी जो मैक्सिमम इनकी सीटें आ गई थी वो कैसे रिटेन करेंगे। कांग्रेस इसमें प्लस में जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस की सीटें डबल होंगी, ट्रिपल होंगी और वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि जो देश के साथ इन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक बिगाड़ी है, इकोनॉमिक डिसमैनेजमेंट किया है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देश जनता देगी। कांग्रेस का वरुण जी, कांग्रेस के वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं कि इजाफा होगा, इसका आधार है कोई इस बात के लिए वहां पे कांग्रेस को लोग वोट डालें? बिल्कुल बिल्कुल इसका आधार बता रहा हूँ। जातीय राजनीति से हटकर लोग वोट देंगे। अब के लोगों को समझ में आ गया कि जैसे 50% ओबीसी ईबीसी वोट है, वहाँ 17% मुसलमान वोट है, इस पे नहीं जाएंगे वहां पे। जनता को रोटी रोजगार समझ में जब आ जाता है कि पेट भूखा होता है, तो उनको ये समझ में आता है किसने मैनेजमेंट अच्छा किया। तो बिहार का आदमी सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से परिपक्व है। उसने देखा बंबई से, पंजाब से लड़की अपने पिता को लेकर साइकिल पे जा रही है, वो बंबई से आ रहे हैं, रेल से कट रहे हैं, किसने पैदल गए, वो सब वो याद रखेंगे। जब वापस लौटूंगा आपके पास में, मैनेजमेंट कैसा था और इनका मैनेजमेंट कैसा है। आपके पास में राम सागर जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में फिर। राम सागर साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश के सियासी मुद्दे हैं जो बिहार के चुनाव में उठाए जाएंगे, चाहे एग्रीकल्चर बिल की बात, या फिर लेबर कोड एक्ट जो आया है उसकी बात हो, या फिर माइग्रेंट लेबर की बात हो, बिहार की इंडस्ट्री क्या स्थिति है वो बात हो। और हमेशा होता यही है कि जो सत्ता में पार्टी बैठती है वो थोड़ी डिफेंसिव होती है, और अपोजिशन में जो होता है वो एग्रेसिव होता है।
ये राजनीतिक असूल है, कहीं पर देख लीजिए आप, दुनिया के किसी मुल्क में, यहाँ आपको भी फेस करना होगा। और शायद यही वजह है कि आपकी पार्टी अभी से ही पूरी तरह से एग्रीकल्चर बिल और लेबर कोड एक्ट पे हर जगह स्पोक्स पर्सन के जरिए, विज्ञापनों के जरिए बताना शुरू कर चुकी है कि इससे क्या किसान को फायदा होगा। तो ये सफाई तो देनी पड़ेगी आपको, हर मोड़ पे, हर जगह पे। हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जो किसान बिल भी अभी आया है, कृषि बिल, उसके संदर्भ में भी मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के किसान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान, क्योंकि इनका जब पीछे का देखेंगे रिकॉर्ड, जो लोकसभा में अपना भाषण दिए थे कृषि बिल पर, और राजीव जी इनके जो सबसे प्रमुख नेता हैं, उनका भाषण जो देखेंगे, 21 राज्यों के अपने रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ जो उनका कन्वर्सेशन हुआ था और जो बात हुई थी, उन बातों को भी हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। कृषि बिल पर इनका विरोध नहीं है। इनका विरोध आप जब देखेंगे कि लोकसभा में भी जो चर्चा हुई थी, तो कृषि बिल के विरोध में बोलने वाले कोई नहीं थे। ये बोलने वाले थे एमएसपी के संदर्भ में। तो एमएसपी के संदर्भ में ये लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। हमारी किसान मोर्चा जो हमारी पार्टी का है, वो किसान मोर्चा जन जन तक जा करके इस बात को रखेगी और तुरंत एमएसपी, हमने 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ा करके हमने किसानों को भरोसा दिया है कि एमएसपी लागू रहेगा, लागू रहेगा, लागू रहेगा। और दूसरा दोनों बिल में एमएसपी गारंटी है मंडी का, मंडी भी वो लागू रहेंगे, मंडी व्यवस्था भी लागू रहेगी। लेकिन मंडी के बाहर भी अगर किसानों को लगेगा कि हमको मुनाफा होगा, तो मंडी के बाहर भी वो अपने अनाजों को जाकर के बेचेंगे और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। और दूसरी बात, जो कोरोना काल में जो मजदूरों की बात है, तो जब बिहार मजदूर लौटे थे, अरे एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे, आम किसान को देश की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उसको तो ये भी पता नहीं पड़ता कि पूरा वोट इसके खाते में जा रहा है, क्यों जा रहा है। वो बहुत भोला किसान है, देश के किसी भी स्टेट का हो, उसे कोई मतलब नहीं है कि राजनीतिक दल क्यों उन्हें उकसा रहे हैं या राजनीतिक दल क्यों आपकी सोच रहे हैं। आवाज कम सुनाई पड़ रही है राम सागर जी। सिर्फ 2 सवाल हैं, एमएसपी को खारिज किसान नहीं कर रहा, ना आप खारिज कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि एमएसपी रेगुलर कर रहे हैं, थैंक्स उसके लिए, लेकिन उसे ये आप इसमें एक्ट में क्यों नहीं जोड़ रहे कि अगर प्राइवेट पार्टी या फर्म अगर कोई भी क्रॉप को खरीदती है तो वो बाध्य होगी कि एमएसपी पे आपको लेना ही है। ये आपके एक्ट में नहीं है। और दूसरा, उनकी यह भी शिकायत है कि आप इसे कानूनी तौर पर आप रेवेन्यू कोर्ट में क्यों देना चाह रहे हैं, आप इसे जुडिशियल कोर्ट में क्यों नहीं चाहते हैं। आम किसान की 2 प्रॉब्लम है, इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरी पार्टियां क्या कह रहे हैं। उनका ऑब्जेक्शन जो है, हम हमारे स्तर पे जो लोगों से चर्चा की है, उनका सिर्फ ये कहना है कि एक्ट में ये चीजें नहीं है, ये शामिल की जानी चाहिए, बाकी उनका कोई विरोध नहीं है। आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि इसे हम दूर नहीं भेज रहे। सर, राजस्थान में आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, पंजाब हरियाणा में देखिए, पंजाब से कितना किसान राजस्थान या उत्तर प्रदेश फसल बेचने के लिए जाता है, या बिहार का किसान वेस्ट बंगाल फसल बेचने जा रहा है। तो जब अभी नहीं बेच रहे, वहां कहां जाएंगे ओपन मार्केट में। उनकी शिकायत यही है। खैर, मैं मुद्दे से डाइवर्ट हो जाऊंगा क्योंकि आज मेरा मुद्दा जो है बिहार चुनाव है। मैं एक बार वापस ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। बिहार का चुनाव हर बार रोचक होता है और अभी भी होगा, लेकिन इस बार लोकल इश्यूज से ज्यादा जो देश के सियासी मुद्दे हैं, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो या फिर एग्रीकल्चर बिल का मामला हो या फिर लेबर कोड एक्ट का मामला हो, कुछ ऐसे इश्यूज रहेंगे जो इस बार चर्चाओं में रहेंगे। माइग्रेंट लेबर का जो मामला है वो भी रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीति हर बार किसी भी मुल्क में चले जाइए तो सत्ता में बैठा हुआ है उसे बचाव करना है, यानी कि वो डिफेंसिव रहना है, और जो अपोजिशन में है वो हर बार एग्रेसिव होता है। जवाब सत्ता पक्ष को देना है, और कितना संतुष्ट पब्लिक को कर पाती है तो वापसी हो पाती है। और अगर अपोजिशन के लोग उन दावों को खारिज कर पाते हैं कि नहीं गलत कर रही है सरकार, तो सत्ता पे वो काबिज हो जाते हैं। चेहरे वही रहते हैं, चेहरे बदलते, माफ करिएगा, लेकिन स्थिति बदल रहती है। तो इस बार का बिहार का चुनाव कुछ अलग अंदाज में लड़ा जाए।
योगेंद्र जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ओपनिंग जब किया था बात आपके साथ में, तब मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, मैंने नीतीश जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये सारा चुनाव अपने आप में एक कोण पे लड़ा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ परिवर्तन किए, चाहे वो कृषि बिल में हो, चाहे लेबर बिल में हो, चाहे लॉकडाउन के पहले की स्थिति हो, चाहे नोटबंदी हो, उन सारी चीजों का टेस्ट, उन सारी चीजों का एहसास हमें यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सब चीजें बिहार में बहुत डिस्कस होती रही हैं। और नीतीश जी का जो भी स्वरूप रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो उनका गठबंधन है, उसमें वो 2 नंबर के हो गए। अब उनका नाम नहीं है। जैसे अगर नरेंद्र मोदी हर जगह जहाँ एनडीए चुनाव लड़ता है तो नरेंद्र मोदी का अपना चेहरा होता है जो अपने आप में प्रभाव रखता है, उसी से हासिल होता है, उसी के माध्यम से खोया जाता है। बिहार की जनता में मेरा कहना यह है कि इस बार वो सारी परेशानियां जो सारे देश में महसूस की गई, लेकिन बिहारी जनता ने बहुत की है, वो इश्यू बनेंगे और उन इश्यूज का जवाब मेरे को नहीं लगता कि नीतीश जी के पास में कोई जवाब होगा। जवाब तो नरेंद्र मोदी जी के पास में होगा। और यही वजह है कि कृषि बिल को लेकर के जो एक पेज की विज्ञापन है, जी वापस आ रहा हूं आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल लौटेंगे। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में ऐसे खास इलेक्शन की हम जिक्र कर रहे हैं जो कोविड के इस इफेक्ट के बीच देश का पहला विधानसभा चुनाव है। बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में 3 चरण में मतदान होना है और बिहार का मतदाता दशहरा मनाने के बाद दीपावली किसकी मनवाएगा, ये एक बड़ा सवाल। बहुत सारी चीजें इस चुनाव में अलग होंगी। मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और चुनाव प्रचार में 5 से ज्यादा लोग किसी के पास नहीं जा पाएंगे। कई चीजें हैं, लेकिन अब पालना कितनी हो पाती है ये देखने वाली बात है। और जिस तरह से दायरा बढ़ता जा रहा है कोविड का, वो भी एक बड़ी चुनौती एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन और मतदाता और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने होगी। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी जुड़ गए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा। बिहार के चुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। इंटरेस्ट बहुत होता है बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हर कोई देखता है कि देश की सियासत भी उससे काफी प्रभावित होती है, उसका असर और देश की सियासत का असर इन राज्यों पे देखा जाता है। तो ये चुनाव कुछ डिफरेंट दिखाई देंगे? हाँ योगेंद्र जी, काफी डिफरेंट दिखाई देंगे, लेकिन देखिए बिहार चुनाव का विश्लेषण करते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बिहार राजनीतिक रूप से वन ऑफ द सबसे ज्यादा परिपक्व राज्य है। आपने देखा होगा जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो शुरुआत हुई थी 1974-75 में, वो भी जयप्रकाश आंदोलन से बिहार से और उसने क्या रूप ले लिया था। तो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बिहार के लोग बहुत परिपक्व है। वहां घर घर में अखबार पढ़ने की आदत है लोगों को। और मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 धड़े हैं। एक तो जदयू का है, नीतीश कुमार का, और एक है लालू यादव जी का धड़ा, और एक है भाजपा का। ये 3 मुख्य फोर्सेज हैं। और 2015 के चुनाव में क्या हुआ था कि ये जो 2 फोर्सेज जो जनरली मिलती नहीं थी वो एक साथ हो गई। कांग्रेस चौथी फोर्स है, छोटी फोर्स है। तो ये 2 बड़े फोर्स जहां भी मिल जाएंगे तो एक बार तो एडवांटेज उधर ही जाए। तो इस बार जैसे बीजेपी और जदयू एक साथ है तो एडवांटेज तो उनके साथ है, क्योंकि उनके सामाजिक गठबंधन, सामाजिक रूप से जो जुड़ाव है वो सबका फिक्स है। वो एकदम एक टांग पे उनके लिए खड़े रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर गणितीय रूप से देखा जाए तो इन दोनों को मिलाकर के इनका समीकरण मजबूत बैठता है। अब आई पॉइंट आरजेडी, लेकिन आरजेडी भी उतनी कमजोर इसलिए नहीं आनी चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी है 3 चुनाव, 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, प्लस मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, जो कि अगर वो साथ लड़ रहे थे जेडीयू तो उसमें मुस्लिम जेडीयू को भी देख सकते, माइनॉरिटीज। तो इस बार जेडीयू को माइनॉरिटी वोट ऑलमोस्ट मिलेगी, 1-2% भले ही मिलते हैं। तो वो एकदम कंसोलिडेट होंगे आरजेडी के साथ। प्लस जो ये कोविड का हैंडलिंग किया है नीतीश कुमार जी ने, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। माइग्रेंट वाली जो प्रॉब्लम हुई उसमें भी उन्होंने बहुत ढुलमुल रवैया अपनाया। हमने देखा कैसे पैदल लोग जा रहे हैं। बिहार की बहुत, और यूपी में फिर भी योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा बहुत किया था उनके लिए,
लेकिन इन्होंने तो साफ हाथ ही खड़े कर दिए थे, तो इसको भी जनता भूली नहीं है। अब कोविड के समीकरण में एक चौथा पॉइंट ये हो जाता है कि भाई अब प्रचार किस तरह से होगा, तो सोशल मीडिया ही ज्यादा प्रचार का माध्यम होगा और खुली रैलियां तो शायद ही हो पाए। फिर भी जैसा मुझे लग रहा है कि लोग मानेंगे नहीं रूल्स को, और बहुत ही अंधानाच जब एक पंचायत चुनाव में ही हो रहा है तो एमएलए के चुनाव में तो होगा ही होगा। और इस दृष्टि से देखें तो मेरा ये आकलन है कि मैथमेटिकली बीजेपी और जेडीयू का समीकरण ज्यादा मजबूत लगता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। जैसे देखिए अभी अब हम इकोनॉमी का 23% गिरना, बेरोजगारी का बढ़ना, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के भी खिलाफ जाती है। प्लस ये कोई मोदी जी का चुनाव तो है नहीं, तो स्टेट लेवल में सुशील मोदी हैं बीजेपी के नेता, तो उसको भी देखना होगा कि क्या ये मोदी को हमें जिताना है या हमें लोकल कोई चेंज लाना है। और टू बी फेयर, जो तेजस्वी यादव है उसने आशा से विपरीत एक यंग लीडर होते हुए भी, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने परिपक्वता दिखाएंगे। उन्होंने काफी परिपक्वता से पिताजी के जेल में रहते हुए भी नेतृत्व किया है और युवा नेतृत्व किया है। और ड्यूरिंग जो कैलेमिटी चल रही थी, बाढ़ की आपदा चल रही थी, हम लोगों ने बहुत से विजुअल्स देखे, सोशल मीडिया में देखे, कैसे वे लोगों के पास जा रहे हैं, कैसे खाने का उन्होंने अभियान चलाया, और ये तो दिखते ही नहीं थे। नीतीश कुमार जी तो घर में घुसे रहते। तो ये मेरा आकलन है कि कोई कम से कम कुछ स्विंग 4-5% अगर उधर जेडीयू से इधर आएगा तो आरजेडी के भी बहुत अच्छे चांसेस है। पांचवा और अंतिम जो मेरा आकलन होगा वो होगा चिराग पासवान किधर जाए। हालांकि मेरा जो आकलन है 90% वो केवल अपनी सीटें बढ़ाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन बाई चांस अगर वो एनडीए को छोड़ते हैं तो उससे भी आरजेडी का पलड़ा, आरजेडी और जो महागठबंधन का पलड़ा होगा। जी, यहाँ एक सवाल और है कि लालू के बिना ये विधानसभा चुनाव होगा, इसका असर निश्चित रूप से रघुवंश प्रसाद, क्योंकि डेथ हो चुकी है, वो ठीक उससे पहले बीजेपी इसको मुद्दा भी बना रही है कि रघुवंश के हम जो उनकी अंतिम जो इच्छा थी हम उसे पूरी करेंगे और उनका जो अपमान है वो बिहार की जनता सहन नहीं कर सकती। इस तरह के कुछ पोस्टर उन्होंने किसी संस्था के माध्यम से लगवाए हैं। लालू के बिना चुनाव होगा। आपने कहा कि काफी अपने आप को एक निखार के एक मजे पॉलिटिशियन के रूप में तेजस्वी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की है और दिख भी रहे हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बीजेपी ने काफी उठाया। गुप्तेश्वर पांडे हैं, उनका रिजाइन भी कर हो गया है और मुझे लगता है कि वो शायद बीजेपी या जेडीयू से चुनाव भी लड़ेंगे जैसे दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो बिहार की जनता इन पे यकीन करेगी, या फिर बॉलीवुड का जैसे रहा कि कई बार आगाह भी किया है समीक्षकों ने कि राजनीति में बॉलीवुड से जुड़े जो लोग हैं बहुत लंबा उनका एक सफर नहीं होता है, चुनाव के साथ वो कुछ खत्म भी हो जाती हैं चीजें। तो सुशांत सिंह राजपूत वाला एक इश्यू काफी मीडिया ने ट्रायल पे भी लिया है, इसका कुछ असर देखा जा सकता है वहाँ? हाँ योगेंद्र, ऐसा है कि ये जो समय के साथ मुद्दा है ना कमजोर पड़ता जा रहा है। ये एकदम चक्रवाती तूफान की तरह है। शुरू के 2-4 दिन तो बहुत ही ज्यादा रहता है और धीरे धीरे वो देखोगे कि ढीला पड़ जाएगा। तो वही सुशांत सिंह राजपूत वाला आप इवन मीडिया में देखिए, जैसे सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती चल रहा था, आजकल ड्रग पे आ गए और आज दीपिका पादुकोण चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का तो नाम ही नहीं लेते आजकल। तो धीरे धीरे ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं रहेगा। हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह वाला मुद्दा जरूर एक बहुत बड़ा कारण बन सकता था क्योंकि राजपूतों की अच्छी संख्या है बिहार में, लेकिन उसको भी बड़ी परिपक्वता से लालू यादव और आरजेडी ने उस नुकसान को काफी कम करने का प्रयास किया। लालू यादव ने उसी दिन, जबकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनका ट्वीट आपने देखा होगा कि हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको, आप आइए, आपका इंतजार रहेगा। तो उससे भी काफी कुछ लोगों को लगा कि जबकि उनकी डेथ नहीं हुई थी और डेथ के बाद भी जिस तरह से राजद के अपने तेजस्वी जो है वो हमेशा जाते रहे, उनके उसमें उनके अंत्येष्टि में भी गए और हर जगह मौजूद रहे और काफी उन्होंने ये करके उस डैमेज को, लेकिन हाँ कुछ तो इसका नुकसान जरूर आरजेडी को हो सकता है क्योंकि तेज प्रताप जी ने ये गलत कमेंट कर दिया था उसके ऊपर, जिसके ऊपर ही व्यथित होकर के उन्होंने रिजाइन किया, तो उसका हल्का फुल्का नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत, ऐसे भी राजपूत लॉबी ऐसे भी आरजेडी के साथ ज्यादा नहीं रहती है। वो वहां पर
अगड़ी जातियां ज्यादातर जो है वो बीजेपी के साथ, तो उसका थोड़ा बहुत नुकसान भले ही हो सकता है, लेकिन ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और सुशांत सिंह राजपूत वाला मुद्दा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। तो असली मुद्दा रहेगा एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, कोविड और जातीय समीकरण। कौन कितना अच्छा जातीय समीकरण करता है और कौन कितना अच्छा चुनावी कैंपेन करता है। तो कैंपेन में तो देखिए बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास पैसे का बल है, उनके पास सत्ता का बल है, सब कुछ उन्हीं के पास है, केंद्र में राज्य की दोनों सत्ताएं उनके पास है। तो उस मामले में जरूर, लेकिन जिस तरह से जुझारूपन आरजेडी ने दिखाया है उसका जरूर कांटे की टक्कर जरूर होगी। ये एक तरफा तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होने वाली है, लेकिन आरजेडी को अब जल्दी से जल्दी अपना गठबंधन पूरा करना चाहिए। यह भी सुनने में आ गया है कि रालोसपा जो है उपेंद्र कुशवाहा वाली, वो भी शायद आरजेडी के साथ नहीं जाकर के कहीं और जाने वाली है। तो इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। चिराग पासवान का भी अभी तक क्लियर नहीं है। एक इंसाफ पार्टी है, वो मल्लाहों की अपने को बताती है पार्टी, उसका भी अभी तक उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। ऐसे तो होना आरजेडी महागठबंधन के साथ था, लेकिन अब वो भी उतनी श्योरिटी नहीं है। तो कौन कितनी जल्दी, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कौन कितनी जल्दी अपने गठबंधनों को मजबूत कर लेता है और जितनी जल्दी चुनावी मैदान में कूदता है, टिकटों का वितरण कितना अच्छी तरह से कर पाता है, विद्रोही जिनके जितने, तो इस तरह से ये होगा। लेकिन ये कांटे की लड़ाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। मुद्दे निश्चित रूप से होते हैं, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए होते हैं। एक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म तैयार होता है इलेक्शन के, वो होता है कि आप टिकट किसको दे रहे हो। जैसे सुराना साहब ने कहा कि कास्ट इक्वेशंस जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है उसी के साथ कि आपने टिकट किसको दिया। वो टिकट को लेकर के बड़ी एक कश्मकश भी चलती है। राजनीतिक दलों को सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है इलेक्शन से ठीक पहले, वो होती है कि आप पैनल क्या तैयार करके भेज रहे हैं और उसमें से किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा जो समय बहुत लंबा नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ज्यादा अपेक्षाएं कहाँ होंगी, महागठबंधन की ओर? क्यों महागठबंधन तो मैं इस वजह से भी बहुत बड़ा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि तेजस्वी एक चेहरा सामने आ रहे हैं, कौन कौन उनके साथ में आएंगे अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी जी, बड़ा गलत सोचा जा रहा है। महागठबंधन यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि सुशांत सिंह का और इन सब का सत्ता लेकर के आए। 50% पिछड़े हैं, 17% मुसलमान हैं। ये एक अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, जो दोनों बहुत पीड़ित हैं और पिछड़े ही हैं। जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी वही रहे, हमारे खेत भी वही देखते रहे, उन सब का एक जगह इकट्ठा होना। ये अच्छा, बिहार की राजनीतिक चेतना को इतना, ऐसा नहीं है बिहार की राजनीतिक चेतना की जाट एक तरफ हो गए, ठाकुर एक तरफ हो गए, ऐसा नहीं है। वो रियलाइजेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ये है कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करके पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि नीतीश की शक्ल भी लोगों के दिमाग में नहीं रहेगी। और यही वजह है कि जानबूझ करके एक सुशांत सिंह जो बहुत अदनासा आदमी है, एक अच्छा कलाकार था, उसके वो सिलसिला बहुत अलग किस्म का है, उसको जानबूझ करके जो नई राजनीति के सिलसिले चले हैं, जिसमें एक नाम उछालिए, उसकी चारों तरफ चीजें गढ़ दीजिए और लोगों का ध्यान उधर चला जाए, ऐसा बिहार की राजनीति में संभव नहीं है। मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से तेजस्वी खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से पासवान जी के साहबजादे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस का ऐसा रणनीतिकार ढंग से जो राजस्थान से गए हैं, कि वो महत्वपूर्ण आदमी है। मेरा ख्याल है उनका नाम क्या है, पांडे जी। हाँ, पांडे जी वो महत्वपूर्ण आदमी है। और एक ऐसा गठबंधन बनने जा रहा है कि आप देखते रह जाएंगे कि इन लोगों का वो क्या गया। मेरा ख्याल है कि अगर बिहार नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक संकेत होगा ये कि राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप किधर जाने वाला है, किधर दिशा ले रहा है। ये इतना और के लिए संकट ही नहीं है। औरों को, तेजस्वी को वोट मिलेंगे अनचाहे मतदारों की, जिसकी उम्मीद नहीं है उसको। चिराग पासवान अगर इधर निकल करके आ गया तो ऐसा उनके अंदर अति पिछड़ों में इतना प्रभावी हो जाएगा कि रामविलास पासवान सोचने लगेंगे कि मेरा बेटा 4 चांद लगा रहा है। मुसलमान मरे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आएंगे, सारे के सारे जुड़ जाएंगे। कांग्रेस जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं, मेरा ख्याल का बहुत प्लस साबित होगा। और यहाँ एक सवाल उठता है कि ओवैसी अपने दाव जरूर खेलेंगे यहाँ पे। वो ऐलान भी कर चुके हैं कि बिहार में चुनाव लड़ाएंगे। पिछली बार भी एक सीट जीतने में कामयाब रहे वो। एक बात बताऊं मैं आपको, आप बिहार का राजनीतिक चेतना हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा प्रभावी चेतना है। या तो बंगाल में मिलेगी, आपको
महाराष्ट्र में मिलेगी या फिर बिहार में मिलेगी। बिहार का आदमी मूर्ख नहीं है, वो तो रियलाइज करता है बड़ा स्ट्रांगली। हालांकि ये अलग बात है कि वो अपने जहां रहा वहां से पीड़ित होता है, तब वो अपने आप को बिहारी कहता है, या वहां आकर के अपने बिहार में आकर के यादव बन जाता है, या राजपूत बन जाता है, या वो जो बड़ा कई जातियां जो है उनकी ना। तो ऐसे में सिर्फ पोलराइजेशन एक यही होगा, अगड़ों का पोलराइजेशन, पिछड़ों का, मुस्लिमों का पोलराइजेशन, ये अपने आप में बड़ा प्रभावी होगा। और उसमें भी वो जो माइग्रेंट होके गए हैं वो एक अपने आप में ऐसे आरएसएस के कैडर की तरह से काम करेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को परेशानी महसूस किया है उनको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, ये सारी तकलीफें और बहुत सारी चीजें जो हम कई बार सोच के चलते हैं कि ये तकलीफ उठाई है तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, इलेक्शन के दरमियान जब वोट देने का टाइम आता है कितनी चीजें लोग याद रख पाते हैं कि हाँ इन सब इस दौर से हम गुजर चुके हैं और हमने तकलीफ सही है या हमने ये खुशी में हमारी भागीदारी रही है। तो ऐसी कुछ चीजें भारत के मतदाता के जहन में रह पाती हैं। भारत की मतदाता की नहीं, देखिए बता रहा हूं, मैंने कहा कि उन प्रदेशों में देखिए जहां राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना जितनी जबरदस्त बिहार में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, या साउथ के लोग उस दूसरे गठबंधनों के साथ में है, वैसी चेतना नहीं है कहीं भी। और बिहार में ये इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा भारी नतीजा और दिशा बदलने वाला नतीजा होगा। उसमें जो पोलराइजेशन होगा उसका रियलाइजेशन ही नहीं हो सकता जब तक कि उन जातियों की आप पिछली स्थिति और पूरी सारे उनके एक्ट को आप जांचे नहीं, परखे नहीं, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि जितना आदमी बिहार का आदमी पीड़ित रहा है इसको इस सारे माहौल के अंदर, वो भूल ही नहीं सकता। और वो हर जाति का है, वो मुसलमान भी है तो वो यादव भी है तो अति पिछड़ा भी है, सभी हैं। और उन सबका एक मनस्थिति वाला सिलसिला, जरूरत नहीं है उसके लिए किसी प्रचार की। उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बस एकजुट होकर के लोग सामने आ जाए। और ये बात तेजस्वी स्थापित करने जा रहा है कि वो एकजुट करके और सामने ला रहा है लोगों को। और ये बात पासवान जी के पुत्र ने समझी है कि अब इस साथ में नीतीश जी के साथ में चलने से, क्योंकि नीतीश जी तो रंग बदलने में माहिर है, तो जिस तरीके से रंग बदलते हैं, मेरा ख्याल है कि अब कई बड़ी किरकिरी होने की संभावना है। और इसके बावजूद अगर ये सारा गठबंधन विजयी होता है तो समझ लीजिए कि देश के बारे में हमारा सारा सोचना समझना ही बिल्कुल अलग किस्म का हो जाएगा। जी चलिए, वरुण पुरोहित जी एक बार फिर आऊंगा आपके पास में। देखिए, आज भी देश के एक बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है कांग्रेस को। वहां चलिए आप लोगों का जनाधार कम रहा, कोई इश्यू नहीं है, बहुत सारी जगह कभी क्या करवटें हैं राजनीति की चलती रहती हैं। आज भी बड़ी एक कद वाली पार्टी आपकी पार्टी है। आप लोगों के सामने चैलेंज ये होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो श्रम कानूनों की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या माइग्रेंट लेबर की बात हो, परीक्षा की घड़ी कांग्रेस की भी होगी ये कि वास्तव में इन मुद्दों को कितना उठा पाते हैं, जनता कितना भरोसा कर पाती है कि हाँ कांग्रेस आंख पोंछने के लिए आ रही है उनकी। योगेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी बताया, 1 साल से पहले से कांग्रेस संगठन को वहां मजबूत किया जा चुका है। अग्रिम संगठन जो हमारे यूथ कांग्रेस NSUI है, गांव-गांव लड़के लड़कियां वहां पे अपना काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, इस चुनाव में 2-3 बड़े फैक्टर होंगे। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होगा कि टर्नआउट कितना आता है वोटिंग का। कोरोना काल है, बाढ़ का काल है वहां पर, उसके बाद कितना वोटिंग टर्नआउट आया। 2015 में तो 56-57% हो गया था, वो बिहार के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। तो टर्नआउट कितना आता है वो पहला फैक्टर होगा। दूसरी बात, अभी ओम जी भाई साहब ने कई लोग समझ नहीं रहे, साइलेंट फैक्टर यही है कि मोदी जी की पॉलिसी से बुरी तरह कुंठित है, नाराज है। और नीतीश कुमार जी का वैसे एंटी इनकम्बेंसी हो चुका है, जैसे उन्होंने लालू यादव जी को धोखा दिया था और बीजेपी के साथ चले गए तो वोट बैंक लूज हो गया। उनके तो शिवानंद तिवारी जी वगैरह जो वरिष्ठ नेता है ऑलरेडी उनको वो खुश नहीं है उनसे। तो अभी चुनाव में अब कल परसों में 8-7 दिन में जो भी गठबंधन बनेंगे, कोई टूटेगा कोई आएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के साथ थे, वो भी छोड़ गए बीच में, चिराग पासवान भी छोड़ने की कगार पे। तो अच्छा, वहां पे मैंने आपको शुरू में कहा, कांग्रेस के अलावा हर पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में, तेजस्वी को भी लालू जी के बगैर अपना अस्तित्व बचाना है, नीतीश कुमार को अंतिम समय का अपना वर्चस्व देखना है, बचूंगा नहीं बचेगी राजनीति उनकी। बीजेपी को जो हाईएस्ट वोट टर्नआउट मिला था और 53 सीट आई थी, वो जब मोदी जी की स्टार्टिंग वेव थी। अब बालाकोट के बाद किसी राज्य में बीजेपी नहीं जीती, तो वो वहां पे कितना जीत पाएंगे। थाली कटोरे बजाने से तो कोई चुनाव जीतता नहीं है। और अभी हाल में जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी घोषणाओं के बीच में पुल टूट रहे हैं। तो जनता भूली नहीं है। और देखो, पेट और रोटी रोजगार को कोई भूलता नहीं है। आप ये देखिएगा, मैंने आपको पहले कहा, बालाकोट के बाद कोई चुनाव नहीं जीते, ये चुनाव भी ये नहीं जीतेंगे। और कांग्रेस 10 गुनी इसमें डेवलपमेंट करेगी। आप देखिएगा, जबरदस्त रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का होगा। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा।
तो बात यही है कि बिहार के चुनाव पर सबकी निगाहें हर बार टिकी रहती हैं, इस बार भी टिकी रहेंगी। बहुत सारे नए चेंजेस इस बार बिहार के चुनाव में दिखाई देंगे। लालू का वो अंदाज दिखाई नहीं देगा और मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय, वो अब सरकार किस तरह से जवाब दे पाएगी, वो कितना जनता को भरोसा दिला पाएगी, या तेजस्वी बिना अपने बापू के जनता के जहन में कितनी जगह बना पाते हैं, एक बड़ा सवाल होगा। और ये चुनौतियां सभी राजनीतिक दलों के सामने होंगी कि किसकी कोई कमी है, किसको कैसे उसको तैयार करके आना है। लेकिन ये जरूर है, जैसे ओम सैनी साहब ने कहा, सुराना साहब ने कहा, कि मुकाबला बड़ा रोचक होगा, जिसका आप और हम सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।